दोस्तों नमस्ते। आज हम पौधों में फल एवं बीजों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पौधों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और ये किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण का पार्ट है जो मैं आपको एक के बाद एक करा रही हूँ, डेली क्लास ले रही हूँ। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। कि क्लास का टॉपिक है पौधों में फल एवं बीजों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जब क्या होता है, जब निषेचन के पश्चात क्या होता है, बीजांड में परिवर्तन होते हैं, है ना। जब निषेचन के पश्चात बीजांड में परिवर्तन होते हैं तो क्या होता है, फल एवं बीजों का निर्माण होता है ना। बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, कैसे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, फल और बीजों का निर्माण होता है ना। निषेचन के पश्चात बीजांड में परिवर्तन आते हैं जिससे क्या होता है, फल एवं बीजों का निर्माण होता है। उसके बाद निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, है ना। तो जब निषेचन हो जाता है तो पुष्प में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर और वर्तिका गिर जाते हैं। जब पुष्प में परिवर्तन आते हैं तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, पुंकेसर, वर्तिका गिर जाते हैं, है ना। अब इसके बाद बीजांड में परिवर्तन आते हैं तो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अंडाशय फल में और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है ना। जब वर्तिकाग्र और वर्तिका गिर जाते हैं तो क्या होता है, अंडाशय फल में वह बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब बीजांड में होने वाले परिवर्तन, तो बाह्य अध्यावरण बीलचोल में, है ना, जो बाह्य अध्यावरण होता है बीलचोल, उसे अंतः अध्यावरण अंत कवच में परिवर्तित हो जाता है। वो क्या होता है, अंत कवच में परिवर्तित हो जाता है ना। बीजांड व्रंत नष्ट हो जाता है, परंतु लीची में यह एक मांसल उतक में बदल जाता है जिसे बीजचोल कहते हैं। बीजचोल किसे कहते हैं, जो बीजांड व्रंत नष्ट हो जाता है और लेकिन लीची में यह एक मांसल उत्तक में बदल जाता है, उसे बोलते हैं बीजचोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन, भ्रूण कोश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जब प्रतिमुख कोशिकाएं जो होती है वो सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, प्रतिमुख कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। युग्मनज से भ्रूण बनता है। किससे बनता है, भ्रूण कोश में जो परिवर्तन होता है ना, जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती है वो सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, प्रतिमुख कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और युग्मनज से भ्रूण बनता है। युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। उसके बाद भ्रूणकोश केंद्रक भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। जो भ्रूणपोष होता है और केंद्रक भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद बीज का क्या काम है, तो बीज द्विनिषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले बहुत से परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। कब होता है बीज में परिवर्तन, जब बीजांड में होने वाले बहुत से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड जिस स्थान पर बीजांड व्रंत से मिलता है तो उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड व्रत किससे मिलता है, बीजांड जिस स्थान पर बीजांड व्रत से मिलता है उसे बोलते हैं नाभिका। और ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है भ्रूणपोष मुक्त बीज, है ना। पहला क्या है, भ्रूणपोष मुक्त बीज। और जिन बीजों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है उन्हें भ्रूणपोष मुक्त बीज कहते हैं। ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है उन्हें कैसे बीज बोलते हैं, भ्रूणपोष मुक्त बीज। ये अपना भोजन बीज पत्र में संचित करते हैं। जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है वो अपना भोजन काय में, बीज पत्र में संचित करते हैं। जैसे क्या है, मटर, चना, मूंगफली, है ना। ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है वो अपना भोजन कहाँ पे, बीज पत्र में संचित करते हैं, है ना। और उसमें उदाहरण दिए हैं मटर, चना और मूंगफली। अब भ्रूणपोष बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है ना, जिन बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है उन्हें भ्रूणपोष युक्त बीज कहते हैं। जिन बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, भ्रूणपोष बीज कहते हैं। भ्रूणपोष में भोजन क्या होता है, संचित रहता है, जैसे मक्का, चावल, अरंडी, गेहूं, जौ, है ना। अब फल के बारे में, फलों का निर्माण अंडाशय में मृदु तक उत्पन्न होने से होता है। फल का निर्माण कैसे होता है, जब अंडाशय में क्या होता है, मृदु तक उत्पन्न होने से होता है ना। फल में क्या होता है, मृदु तक उत्पन्न होने से होता है। इन कोशिकाओं में अम्ल, शर्करा एवं स्वादिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। इन कोशिकाओं में क्या होता है, जब अम्ल, शर्करा एवं कुछ स्वादिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं और अंडाशय की भित्ति से
फल भित्ति का निर्माण करते हैं। अंडाशय की भित्ति से किसका निर्माण करते हैं? फल भित्ति का निर्माण करते हैं। और फल भित्ति का सबसे बाहरी स्तर बाह्य फल भित्ति कहलाता है, सबसे बाहरी भाग को बाह्य, और मध्य स्तर को मध्य फल भित्ति कहते हैं, तथा आंतरिक स्तर को अंतः फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये फलों के बारे में पढ़ा कि फलों का निर्माण अंडाशय में कैसे होता है। तो मृदु ऊतक उत्पन्न होने से होता है, और इनकी कोशिका में क्या अम्ल, शर्करा, कुछ स्वादिष्ट पदार्थ होते हैं। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। फल भित्ति के सबसे बाहरी को बाह्य फल भित्ति, अंदर वाली को मतलब बीच में जो होती है उसे मध्य फल भित्ति, और अंत में होती है उसे अंत फल भित्ति कहते हैं, है ना। तो ये ऐसे फलों का निर्माण होता है अंडाशय में। उसके बाद फलों के निर्माण के आधार पर ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, है ना। फल के भी निर्माण के 2 प्रकार होते हैं। एक में है सत्य फल, है ना। सत्य फल किसे कहते हैं? यदि फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है ना, केवल अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। और जैसे उसमें मटर, आम, केला, टमाटर आदि, है ना, अंडाशय से हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? सत्य फल, है ना। असत्य फल किसे कहते हैं? तो असत्य कूट फल कुछ फलों के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दल पुंज आदि भाग लेते हैं, है ना, आदि भी भाग लेते हैं, आदि भी भाग लेते हैं, उसे बोलते हैं असत्य फल, है ना। सत्य फल और असत्य फल कितने प्रकार के होते हैं? और इसके उदाहरण है असत्य के सेम, कटहल, शहतूत, स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, है ना। तो फल कितने प्रकार के होते हैं? तो सत्य फल और असत्य फल, है ना। और सत्य फल में क्या होता है? जो फल अंडाशय से ही उत्पन्न होता है, फल का निर्माण कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है, उसे बोलेंगे सत्य फल। उसमें मटर, आम, केला, टमाटर होता है। और जो फल अंडाशय से के साथ साथ पुष्प के दूसरे भाग से भी उत्पन्न होते हैं उन्हें बोलेंगे असत्य फल। उसमें दलपुंज में आदि में भाग लेते हैं ना, उनको बोलते हैं असत्य फल। जैसे सेब, इसके कुछ उदाहरण हैं सेम, कटहल, शहतूत, स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर। ठीक है, तो फल का निर्माण पढ़ा हमने, तो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इससे आगे बढ़ते हैं ना। फल का निर्माण किससे होता है? मृदु ऊतक उत्पन्न होने से होता है। इनकी कोशिकाओं में अम्ल, शर्करा, कुछ स्वादिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। फल भित्ति का सबसे बाहरी भाग बाह्य फल भित्ति, मध्य भाग मध्य फल भित्ति, और अंदर का भाग अंत फल भित्ति, है ना। और फलों का निर्माण में 2 प्रकार होता है, सत्य, असत्य, हमने पढ़ा जो अभी आपके सामने। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अनिषेक फलन, है ना। अनिषेक फलन कैसे होता है? तो कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही फल बन जाते हैं, है ना। कुछ पौधों में क्या होता है? बिना निषेचन के ही फल बन जाते हैं। ऐसे फलों को अनिषेचक फल कहते हैं। इनमें क्या होता है? बीजों का क्या होता है? अभाव होता है ना। जैसे सेब, अंगूर, बीजों का अभाव मतलब बीजों की कमी होती है ना। ऐसे फलों को क्या बोलेंगे? अनिषेकन फल, है ना। जिसमें सेब, अंगूर, अनानास, बीज रहित केला, है ना। फलों को मुख्यतः निम्नलिखित 3 श्रेणियों में रखा गया है। फलों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? तो फलों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। एक तो है सरल या एकल फल, है ना। सरल या एकल फल, जब किसी पुष्प के अंडाशय में केवल एक फल बनता है, जब किसी पुष्प के अंडाशय में केवल एक फल बनता है तो उसे सरल या एकल फल कहते हैं, है ना। जब किसी पुष्प के अंडाशय में केवल एक फल बनता है तो उसे सरल या एकल फल कहते हैं। जैसे आम, नींबू, सेब, सरसों आदि, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पुंज फल या समूह फल, है ना। समूह फल बोल सकते हैं अपनी समझने के लिए, है ना। पुंज फल या समूह फल, ये फल लघु फलों के समूह होते हैं, है ना। लघु फलों के समूह होते हैं जो बहुअंडपी अंडाशय या वियुक्तांडपी अंडाशय से बनते हैं ना। कैसे बनते हैं? बहुअंडपी अंडाशय, वियुक्ता अंडपी अंडाशय से बनते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी, शरीफा आदि, मतलब ये समूह में लगते हैं ना, झुंड का झुंड रहता है इनका। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। संग्रथित या मिश्रित फल, है ना। एक मिश्रित मतलब मिले हुए, है ना। ये फल संपूर्ण पुष्प क्रम में विकसित होकर बनते हैं ना। पूरे पुष्प में क्या होते हैं? क्रम से विकसित होकर बनते हैं। ये कूट फल भी होते हैं, जैसे कटहल, बरगद, शहतूत, अंजीर आदि, है ना। इनको बोलेंगे संग्रहित या मिश्रित फल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा फल, बीजों का निर्माण कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है, फल कितने प्रकार के होते हैं। तो सत्य फल, असत्य फल, जो फल अंडाशय से उत्पन्न होते हैं उन्हें सत्य बोलेंगे, जो फल अंडाशय से उत्पन्न नहीं होते उन्हें असत्य बोलेंगे। और ये आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम
पढ़ेंगे अभी। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, है ना। भोज्य पदार्थों का क्या, स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, है ना। तो आप मेरे साथ बने रहे, आगे एक के बाद एक हम पढ़ ही रहे हैं। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि मैं आपको क्या करूँगी, रोज़ एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ बहुत ही डीप के साथ, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो संपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, है ना। तो संपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत क्या आता है, संपूर्ण आ रहा है यहाँ पे ना, समझ जाना आप, उसमें सभी चीज़ों की बात हो रही है। भोज्य पदार्थों के अंतर्गत क्या है, सब्जियां, फल, पूरे अनाज, दूध, दही, नट्स और प्रोटीन युक्त आहार शामिल होते हैं ना। सभी चीज़ें शामिल होती है। अर्थात स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थों का शाब्दिक अर्थ है मन एवं शरीर को स्वस्थ रखने वाला पदार्थ, है ना। ये स्पष्ट वैसे हो रहा था। स्वास्थ्यवर्धक वर्ड है क्या है, मन एवं शरीर को स्वस्थ रखने वाले भोजन को क्या बोलेंगे, स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, है ना। जिसमें प्रोटीन युक्त चीज़ें, सब्जियां, फल, पूरे अनाज, दूध, दही, नट्स और प्रोटीन युक्त आहार शामिल होते हैं, है ना। इसमें स्वास्थ्यवर्धक भोजन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी जीवधारी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, भोजन है। मानव एवं अन्य जीव जंतुओं के शरीर का विकास भोजन से ही संभव है। मानव एवं जीव जंतुओं का विकास कैसे संभव है, भोजन से ही संभव है। इसके बाद शरीर के निर्माणकारी अंगों का विकास भोजन के द्वारा ही होता है। यदि भोजन की अपर्याप्तता होती है तो व्यक्ति का जीवन कुपोषित हो जाता है। अगर हम भोजन पूरी मात्रा में नहीं मिल रहा है तो हमें क्या हो सकता है, हम कुपोषित हो सकते हैं तथा कई रोगों से क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। और भोजन ग्रहण करने के नियम क्या है, तो अनाज, चावल, पास्ता, आलू और ब्रेड ऊर्जा के बेहतरीन उदाहरण है ना। अनाज, चावल, पास्ता, आलू, ब्रेड ऊर्जा के क्या है, अच्छे उदाहरण है। परंतु आपको कितनी मात्रा में लेना है यह आपकी उम्र, आकार, लिंग और गतिविधि के स्तर पर निर्भर करता है कि आप कितना, मतलब कितना अपना खाने की क्षमता है, उस हिसाब से ही आपको ये लेना चाहिए ना। ये ऊर्जा के स्रोत है लेकिन कुछ लिमिट होना चाहिए। आपकी उम्र, आकार, लिंग और गतिविधि के स्तर पर निर्भर करता है ना। हर मतलब सभी के अलग अलग कैपेसिटी होती है कि किसको कितना सूटेबल होता है खाना, उस हिसाब से, है ना। तो भोजन के साथ सलाद, फल, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन, खनिज और फाइबर होता है। क्या होता है हमारे शरीर में, अगर हम सलाद खाएंगे तो क्या होगा, भरपूर मात्रा में विटामिन मिलेगा, खनिज मिलेगा और फाइबर भी पाया जाता है। दूध, दही और पनीर कैल्शियम और प्रोटीन के मुख्य स्रोत है ना। दूध, दही से हमें कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। और मजबूत हड्डियों के लिए क्या मिलता है, मजबूत हड्डियों से किससे होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो जीवन भर रहती है। उसके बाद कम वसा वाली किस्मों का चयन करें, जिसमें वसा कम हो, ऐसी चीज़ें खाएं, है ना। जिससे कम कैलोरी, संतृप्त वसा के साथ समान मात्रा में कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उसके बाद मिठाई, केक और क्रिप्स जैसे वसा, चीनी और नमक से भरपूर स्नैक्स के बजाय फल, सब्जियां, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद और उच्च फाइबर वाले अनाज ले, है ना। तो ये अपने खाने से संबंधित था, है ना। उसके बाद हमें क्या खाना चाहिए, कितने ग्राम क्या चीज़ खानी चाहिए, वो अगली क्लास में देखेंगे, है ना, बहुत ही दीप्त के साथ, है ना। और अगर आपको अच्छा लगता है ये क्लास तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, है ना। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।